कल हम पढ़ रहे थे कवि भूषण। कवि भूषण के बारे में मैं थोड़ी सी बातें आपसे पूछती हूँ जो कल मैंने आपको बताई थी। कौन से काल के कवि हैं कवि भूषण? रीति काल के। वेरी गुड, रीति काल के कवि हैं। और रीति काल की 3 धाराएं हैं, कौन सी हैं? रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त। तो ये कौन से रीतिबद्ध है या रीतिबद्ध? वेरी गुड, रीतिबद्ध। क्यों है रीतिबद्ध? क्यों है? क्योंकि उन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखा। कल हमने पढ़ा था जो शिवराज भूषण है वो अलंकारों पे लिखा गया लक्षण ग्रंथ है, तो इन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे हैं, इसलिए हम इनको रीतिबद्ध कवि कहते हैं। कल हमने इनके बारे में 2 प्रश्नों पर विचार किया था। एक हमने पहला जो प्रश्न विचार किया था वो ये किया था कि जो भूषण है वो राष्ट्र कवि है या जातीय कवि है। ठीक है ना? इस बात को हमने कल और हमने प्रमाणित कर दिया था कि भूषण राष्ट्रीय कवि हैं। विभिन्न मैंने पॉइंट बताए थे और आपको बता दिया। दूसरा प्रश्न हम जो आता है इससे संबंधित वो ये आता है कि रीति काल के श्रृंगार रस की प्रधानता में कवि भूषण कौन से रस की? श्रृंगार रस में कौन से रस की? वीर रस की। वीर रस की सरिता प्रवाहित कर रहे हैं। सरिता माने नदी है ना, तो सचमुच की नदी नहीं प्रवाहित कर रहे हैं, अर्थात वो श्रृंगार रस के बीच में वीर रस की कविताएं लिख रहे हैं। तो हमने ये भी बता दिया था वीर रस की कविता वो क्यों लिख रहे हैं क्योंकि उन्होंने शिवाजी और छत्रसाल पे लिखी है कविताएं, युद्धों का वर्णन किया है, उनके साहस और वीरता की बात करी है, वीर रस। आज हम पढ़ते हैं भूषण की काव्यगत विशेषता। तो काव्यगत विशेषताओं को जैसा कि आपको मालूम है कि हम 2 भागों में बांट लेते हैं, एक तो बांटते हैं भावगत और एक बांटते हैं कलागत। तो भावगत में तो कल सारी बात आ ही गई। कौन सी? इनकी विषय वस्तु आ गई। ठीक है, विषय वस्तु आ गई, इनका रस आ गया, इनकी राष्ट्रीयता की भावना आ गई। भाई कल अपन ने ये सब चीजें पढ़ी है ना, और राष्ट्रीयता की भावना वो सारी बात आ जाएगी कि कैसे इन्होंने सामाजिक हित के काम किए, कैसे इन्होंने लोगों की प्रशस्ति करी, राज की प्रशस्ति करी, ये सब चीजें अपनी भावगत विशेषता में ये वाली सारी बातें आ जाती हैं। कल्पना की उत्कृष्टता आ जाएगी, कहीं इन्होंने प्रकृति का चित्रण किया वो आ जाएगा। ये सारी की सारी बातें भावगत में आ जाएंगी। अब कलागत में क्या क्या चीज आएंगी वो देखो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं यहाँ से। कविवर भूषण ने अपने काव्य में वीर रस को प्रमुख स्थान दिया। कल हम पढ़ चुके थे इस बात को। इस रस के सहायक रसों के रूप में उन्होंने भयानक और रौद्र रस का भी प्रयोग किया। अब ध्यान दीजिए, वीर रस तो है जहाँ युद्ध का वर्णन कर रहे हैं, जहाँ साहस का, वीरता का वर्णन कर रहे हैं राजा का, वहां वीर रस है, लेकिन साथ साथ में उन्होंने भयानक और रौद्र रस का भी, रौद्र का जो भाव है वो है क्रोध तो जब युद्ध करते हैं और दुश्मन पे क्रोध आता है कि नहीं आता है? आएगा। तो वीर रस के साथ साथ कौन से रस का समावेश भी हो गया? रौद्र रस। क्योंकि सैनिकों को और राजाओं को अपने दुश्मनों पे क्या आ रहा है? क्रोध आ रहा है। जो गलत काम कर रहे हैं, जैसे कल हमने पढ़ा था कि औरंगजेब धार्मिक कट्टरता की नीति अपना रहा है, तो शिवाजी को उन पर गुस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। वो अत्याचार कर रहा है तो शिवाजी को उन पर गुस्सा आ रहा है नहीं आ रहा है? तो गुस्सा मतलब रौद्र रस, क्रोध मतलब रौद्र रस। और उसके साथ साथ भयानक रस भी आया। भयानक कैसे? युद्ध होता है। अब युद्ध में क्या होता है? युद्ध के मैदान का दृश्य आप बताइए, भयानक होता है कि नहीं होता है? लोग कट रहे हैं, मर रहे हैं, किसी का गर्दन कहीं की बड़ी है, किसी की आता है क्या नहीं आता। और साथ में मैं तो आपसे कहूँगी विभत्स रस भी होता है, वो भी कहीं कहीं मिलेगा हमको, पर इतना ज़्यादा विभत्स मतलब उसको देख के, उसको खून को देख के, उसको देख के हमारे मन में एक थोड़ी सी जुगुप्सा, थोड़ी सी घृणा सी आ जाती है। तो वीर रस तो प्रमुख रस है ही। वीर रस के साथ साथ कौन कौन से रस है इनके? वीर के साथ साथ भयानक रस है, क्योंकि युद्ध की भयानकता का वर्णन किया है, और रौद्र रस है। कौन सा रस है? रौद्र रस। क्लियर? काव्य में वीर रस के सभी अंग प्राप्त हैं। उसका उत्साह, स्थायी भाव उनके काव्य में सर्वत्र व्याप्त रहा है। और जब वीर रस की बात करेंगे तो कविता में उत्साह तो होगा, जोश तो होगा ही होगा। इसी प्रकार महाराज शिवाजी और महाराज छत्रसाल से संबंधित साहित्य की रचना करने वाले लेखकों में वो सर्वश्रेष्ठ स्थान रखते हैं। ये हो गई भावगत बात। अब देखते हैं कलागत। कला पक्ष की दृष्टि से भूषण ने अपने काव्य की रचना ब्रज भाषा में की। जब कला की बात हम लिखते हैं तो सबसे पहली बात हम कौन से लिखती है? भाषा। तो इनकी भाषा कौन सी रही?
ब्रज भाषा। और इन्हीं की क्या, मैंने तो आपको बताया है कि रीतिकाल के जितने भी कवि हैं उनकी भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। उनकी भाषा में ओज गुण है, पर इनकी भाषा का गुण क्या है, ओजस, ओज गुण, ओजस्वी। कल भी मैंने बताया था भाई, जहाँ उत्साह की बात होगी, जहाँ जोश की बात होगी, वहाँ पर जोश और ओज, ये तो उनकी भाषा में गुण पाया ही जाएगा। और वह वीर रस के सर्वथा अनुकूल है। मुगल सम्राट औरंगजेब और उनके दरबारियों का वर्णन करते हुए उन्होंने अरबी और फारसी शब्दों का प्रयोग भी किया है। अब अरबी और फारसी शब्दों का मतलब क्या है आपको, कि ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, पर बीच बीच में अरबी और फारसी भाषा के शब्द भी उनके आए हैं। क्यों आए हैं, क्योंकि वो मुगल साम्राज्य की बात कर रहे हैं, और मुगल सम्राट की जो राजभाषा थी वो फारसी थी, और फारसी किससे प्रभावित है, अरबी से भी है। तो जब औरंगजेब की बात करते हैं, जब मुगल दरबार की बात करते हैं, तो कौन सी भाषा के शब्द बीच बीच में काम में ले लेते हैं, अरबी और फारसी। जैसे हम हिंदी बोलते हैं तो हम बीच बीच में संस्कृत के शब्द, हम बीच बीच में अंग्रेजी के शब्द काम में लेते हैं, नहीं लेते। ऐसे उन्होंने ब्रज भाषा में बीच बीच में अरबी और फारसी के शब्द काम में लिए। ये उनकी भाषा की बात हम देख रहे हैं। उनकी काव्य की रचना दोहा, कवित्व और सवैया, ये छंद की बात आ गई। किसकी बात आ गई, छंद की। कौन कौन से छंद काम में लिया उन्होंने, दोहा काम में लिया है, कवित्व काम में लिया है, और सवैया काम में लिया है। क्लियर, कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। अलंकारों का प्रयोग करें। अब तीसरी बात क्या आ गई, अलंकार सौंदर्य। अब जब मैं आपको इनकी कविता पढ़ाऊंगी ना, तो आपको बताऊंगी देखो ये उपमा अलंकार है, देखो ये रूपक अलंकार है, देखो ये अतिशयोक्ति अलंकार है, देखो ये दृष्टांत अलंकार है, ऐसे करके मैं, ये अनुप्रास अलंकार है, ऐसे अलंकार बता दूंगी। बाकी इन्होंने बहुत ही, देखो क्या लिख रखा है, अलंकारों के उपयोग में उन्होंने स्वाभाविकता और कृत्रिमता दोनों का परिचय दिया है। जैसे अपन शिवराज भूषण की बात करें तो वहाँ कृत्रिमता है, लेकिन जब हम शिवा बावनी की बात करेंगे, जब हम छत्रसाल दर्शक की बात करेंगे, तो वहाँ उन्होंने बहुत ही स्वाभाविक अलंकारों का प्रयोग किया है। संक्षेप में अब अलंकारों के नाम लिख सकते हैं, अनुप्रास है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, आपके यमक है, आपके अतिशयोक्ति अलंकार है, अंत्यानुप्रास अलंकार है। ये सारे अलंकारों का सौंदर्य भूषण के काव्य में हमको देखने को मिलता है। उदाहरण अभी जब अपन कविता पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूँ। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि काव्य शिल्प की दृष्टि से भूषण का काव्य सफल है। यदि तीसरा प्रश्न आ जाए कि भूषण की काव्यगत विशेषता बताइए, तो आपको इस तरीके से निष्कर्ष लिखना चाहिए। आगे हम उनकी काव्य शक्ति के विषय में कविवर वियोग हरि की वीर सत्सई से दो दोहों को उपस्थित कर श्रीमंत को समाप्त करते हैं। मतलब वियोग हरि ने उनके बारे में क्या कहा है कि शिवा सुजस सरसिज सुरस मधुकर मत अनंत रस भूषण भूषण सुकवि भूषण भूषण धन्य। भूषण को क्या बताया इन्होंने कि भूषण धन्य है आभूषणों की तरह, और भूषण कैसा है, सुकवि है। भूषण कैसा है, रसपूर्ण कवि है। तो जब हम किसी कवि की काव्यगत विशेषता बताएं, तो मैंने आपको बताया था कि उस कवि के बारे में अन्य लेखकों ने क्या कथन किए हैं, आपको याद होने चाहिए। मैंने बताया ना, जैसे सूरदास जी की बात कर रहे हैं तो सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास, ऐसे हम दूसरों की कथन दें। तो यहाँ पर इनका कथन दिया हुआ है, इस कथन को आप अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। तो जब भी कवि भूषण का कैसा भी प्रश्न आए, चाहे आ जाए राष्ट्रकवि, चाहे आ जाए वीर रस की सरिता बहाई है, और चाहे आ जाए भूषण की काव्यगत विशेषता है, आपको ये 4 लाइनें याद होनी चाहिए। ये 4 लाइनों से आप इस प्रश्न के उत्तर को शुरू करेंगे तो स्टार्टिंग ही बहुत अच्छी हो जाएगी। कहते हैं वेल बिगिन इज हाफ डन। यदि बिगिनिंग अच्छी हो गई है तो काम आधा काम तो पूरा हो गया, और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जब भी भूषण की कोई प्रश्न आपको करने के लिए मिले, आप इन 4 लाइनों को याद कर लें। 4 ना याद करें, 2 लाइन याद कर लें, और पहले वो 2 लाइन लिख दीजिए कि वियोग कवि और वियोग हरि की वीर सत्सई में भूषण, और उन्होंने ये कहा, और फिर आप उनकी प्रस्तावना और बातें लिखना शुरू कर दें, तो आपका प्रश्न की जो स्टार्टिंग है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये लाइन 4 लाइन हमको याद करनी चाहिए। क्लियर, यहाँ तक पूरा हो गया। तो भूषण के बारे में जो आलोचनात्मक प्रश्न आएंगे वो तो आप आराम से कर लेंगे। आज हम भूषण के जो व्याख्या है उसको देखते हैं, है ना। वीर सत्सई कहेंगे, वीर रस, हाँ। तो शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। और इसमें आपको उनकी जो विशेषताएं अभी तक पढ़ी है ना, वो सब मिल जाएंगे आपको। साजिद चतुरंग सन अंग में उमंग धरी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। कवित्व है, कौन सा वह छंद, ये कवित्व छंद है। साजिद चतुरंग सन अंग में उमंग धारी सरजा शिवाजी संग जंग जीतन चलत है। अब जंग जीतन, जय जय, अनुप्रास अलंकार,
भूषण बनत नाद विहत नगारन के, और नदी नद मद गबरन के रलत है, और एल फैल खेल वैल खलक, अनुप्रास अलंकार देख रहे हैं, एल फैल खेल वैल खलक में गैल गैल, ध्वनात्मकता, भाषा में ध्वनात्मकता है। जैसे हम इसको पढ़ रहे हैं, हमारे आंखों में हमारे कानों में वैसी ध्वनि समझ में आ रही है। गैल गैल में गजन की ठैल फैल सैल उलसत है, और तारासो, तारासो तारा जैसा उपमा अलंकार आ गया देखो, तारासो तरनी, तरनी माने सूर्य, दूरी धारा में लगत जिमी, जिमी माने जैसे, मानो। उत्प्रेक्ष अलंकार, थारा पर पारा पारा वार यों हालत है। अनुप्रास अलंकार ठूस ठूस के आया है, उत्प्रेक्ष अलंकार आया है, उपमा अलंकार आया है, दृष्टांत अलंकार आया है, बहुत अच्छी तरीके से सारे अलंकार है। अब मैं आपको समझाती हूँ इसका अर्थ, भाव समझाती हूँ। साजी चतुरंग सेन, आप पहले उस दृश्य को अपने आंखों में समाइए कि महाराजा जो शिवाजी हैं वो अपनी कोई युद्ध पे निकल रहे हैं, किसी युद्ध पर निकल रहे हैं। अब जब युद्ध पे निकल रहे हैं तो सेना उनके साथ होगी, और आप सबको मालूम है कि जो सेना है वो चतुरंग, चतुरंग सेना है, मतलब 4 प्रकार की सेना है उनके पास। कुछ पैदल है, कुछ घोड़े हैं, कुछ हाथी हैं, और कुछ रथ हैं। इसको कहते हैं चतुरंग सेना। क्या कहते हैं इसको? तो शिवाजी अपनी चतुरंग सेना के साथ युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, और जब वो युद्ध करने के लिए जा रहे हैं तो चारों तरफ प्रकृति में, नगर में, लोगों में उसका क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है, उसका वीर रस में वर्णन किया है। तो कुछ बातें तो बहुत क्लियर हो गई। आपके पास संदर्भ आ गया, आपके पास संदर्भ आ गया। क्या संदर्भ आ गया? इसके रचयिता कौन है? भूषण। भूषण कवि, रीतिकालीन रीतिबद्ध कवि भूषण है। ये शिवराज भूषण में से लिया गया है। ठीक है, वीर रस की कविता है, रस आ गया। अलंकार मैंने आपको बताई दिए कौन कौन से अलंकार आ रहे हैं। छंद मैंने आपको बताई दिया कि कवित्व छंद है। क्लियर? कोई दिक्कत? राष्ट्रभक्ता की भावना है, जोश है, उत्साह है, भाषा ब्रजभाषा है, लेकिन उसमें ओज है। क्लियर? ये सारी बातें आ गई। तो ये बातें मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, मैं इसका भावार्थ बताती हूँ। साजी चतुरंग सेन, 4 प्रकार की सेनाओं को सजाकर, अंग में उमंग धरी और शरीर में जोश और उत्साह का धारण करके, सर जा शिवाजी जंग जीतने चलता है। जो शिवाजी महाराजा हैं, सजे हुए शिवाजी महाराजा, शिवाजी भी किससे सजे हुए हैं? अस्त्र शस्त्रों से सज्जित शिवाजी, जंग माने युद्ध, जीतन माने जीतने के लिए चले हैं। अब मतलब जितने भी हथियार हैं, उन हथियारों से सज्जित शिवाजी अपनी चतुरंग सेना के साथ जोश और उत्साह के साथ युद्ध जीतने के लिए जा रहे हैं। क्लियर? पहली लाइन क्लियर हो गई। दूसरी देखो, भूषण भनत, भनत माने कहते हैं, भूषण कहते हैं। क्या कहते हैं? कि नाद विहद नगारन के। और जब सेना चल रही है तो सेना में जोश भरने के लिए नगाड़े बजाए जा रहे हैं। क्या बजाए जा रहे हैं? नगाड़े बजाए जा रहे हैं। नाद विहद नगारन के, तो जो नगाड़ों का जो नाद है, जो ध्वनि है, वो चारों तरफ विस्तृत हो गई है। कि नदी नद मद गैवरन के रलत हैं। और है क्या है कि जो उनकी सेना में हाथी हैं, तो उन नगाड़ों की आवाज़ सुन के उन सेना के हाथियों में भी जोश आ गया है, मदमस्त हो गए हैं। और जब हाथी मदमस्त हो जाता है, जैसे अपन जब बहुत जोश में आ जाते हैं तो क्या होता है? अपना मुंह लाल हो जाता है, पसीना आने लगता है, ऐसा होता है नहीं होता है? ऐसे जब हाथी मदमस्त हो जाता है तो उसके मस्तक से एक पीले रंग का द्रव्य निकलने लगता है। तो कहते हैं कि नगाड़ों की आवाज़ सुन के शिवाजी की सेना में जो हाथी थे ना, उनके मस्तक से इतना वो द्रव्य निकल रहा है कि नदी की नदी बह गई है। उस द्रव्य से क्या बह गई है? नदी की नदी बह गई है। अभी यथेशोक्ति अलंकार है या नहीं है? तो नगारन के नदी नद मद गैबरन के रलत है। पूरे पूरे वो जो निकल रहा है, जो द्रव्य पदार्थ निकल रहा है, उससे नदी नाले बह गए हैं। एल फैल खेल बैल खलक में गैल गैल, खलक माने पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में उनकी सेना जब निकल रही है ना, तो पूरे ब्रह्मांड में एल फैल खेल बैल। अब इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, ये ध्वनात्मक शब्द है, पर ये हमको ये बता रहे हैं कि महाराज शिवाजी की सेना बहुत बड़ी है और वो पूरे ब्रह्मांड में जैसे कि ठुस गई है, जैसे कि पूरे ब्रह्मांड को उसने घेर लिया है।
चारों तरफ भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। गैल 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 मतलब गली गली में गजन की ठहल पहल, हाथी है ना, गली गली में से हाथी निकल रहे हैं तो ठहल पहल ठहल उल्सत है। तो भैया जब हाथी गली में से निकल रहे हैं तो आसपास के जो पर्वत है वो पर्वत भी उखड़ उखड़ के नीचे गिर गए हैं, क्योंकि हाथी तो बहुत भारी होता है, बहुत शक्तिशाली होता है, और वो ठस के निकल रहे हैं। गलियां इतनी चौड़ी है नहीं और उनकी जो सेना है वो भी बहुत ज़्यादा है, भीड़ बढ़ रही है। तो पूरे ब्रह्मांड में उनकी सेना ही सेना दिख रही है और कुछ नहीं दिख रही है। और जो हाथी हैं वो ठेल ठेल के गलियों में से निकल रहे हैं और पर्वत उखड़ उखड़ के नीचे गिर रहे हैं। तारा सो तरनी दूरी धारा में लगत जिमी थारा पर पारा पारावार यूं हालत है। और वो कह रहे तरनी मानी सूर्य। अब देखिए आप इस लास्ट वाली लाइन का सौंदर्य देखिए आप, जो सूर्य है ना, आप देखो सेना इतनी लंबी चौड़ी सेना चल रही है। जब इतनी चौड़ी लंबी चौड़ी सेना चल रही है और सड़कें पहाड़ उखड़ उखड़ के गिर रहे हैं भाई, सड़कों पे मिट्टी है, तो जब अपन चलते हैं तो मिट्टी उड़ती है या नहीं उड़ती है? मिट्टी उड़ती है तो चारों तरफ का वातावरण कैसा हो जाता है? धूमिल हो जाता है। कैसा हो जाता है? धूली धूल दिखाई देने लगती है। इतनी बड़ी सेना जा रही है, पहाड़ उखड़ उखड़ के गिर रहे हैं, तो चारों तरफ वातावरण में क्या व्याप्त हो गई है? धूल व्याप्त हो गई। और वो धूल इतनी ज्यादा व्याप्त हो गई है कि जो सूरज है ना वो भी नहीं दिख रहा, वो भी तारे जैसा दिख रहा है। सूरज कैसा? क्योंकि सूरज की रोशनी यहाँ तक पहुंच ही नहीं रही है, तो सूरज कैसा दिख रहा है? तारा सो तरनी, तारा जैसा सूरज दिखाई दे रहा है। क्यों? दूरी धारा में लगा था, क्योंकि चारों तरफ धूल ही धूल व्याप्त हो गई है, इसलिए जो सूरज है वो तारे की तरह दिखाई दे रहा है, यानी कि उसकी भी रोशनी खत्म हो गई है। कि अभी यहाँ कहना ये चाह रहा है कि शिवाजी के जोश और उत्साह के सामने सूरज का भी कोई औकात नहीं है। सूरज भी अपनी रोशनी, अपनी ऊर्जा खत्म कर चुका है। इतनी ऊर्जा, इतनी रोशनी, इतना उत्साह, इतना जोश शिवाजी के अंदर है। लगत जिमी, और वो जो सूरज है वो कैसा लग रहा है? मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार, कैसा लग रहा है? फिर उन्होंने एक आपके सामने दृष्टांत रखा है, थारा पर, जैसे किसी थाली में पारा। आपने पारा देखा है? सफेद रंग का पारा होता है, और पारे की एक वो होती है, वो किसी से चिपकता नहीं है। यदि वो कहीं गिर जाता है ना तो वो बूंद, गोल बूंद के आकार में आ जाता है और हिलता रहता है। कभी आपके घर में थर्मामीटर होगा, कभी थर्मामीटर टूटे तो देखना, उसमें पारा ही तो होता है थर्मामीटर में। तो वो जो पारा होता है ना वो बूंद की तरह हिलता रहता है। तो वो कहते हैं जिमी थारा, जैसे कोई थाली में किसी पारे को रख दिया हो, ऐसा तो पारावार माने समुद्र दिखाई दे रहा है। समुद्र ऐसे हिल रहा है उनके सामने। जो ये सेना जा रही है तो जो आसपास के समुद्र वो कैसा दिखाई दे रहा है? जैसे किसी थाली में कोई पारा रख दिया हो, इतना छोटा तो समुद्र दिखाई दे रहा है। यानी कि शिवाजी की सेना इतनी विशाल है, समुद्र से भी ज्यादा विशाल है। समुद्र भी उसके सामने क्या दिख रहा है? एक पारे की बूंद जैसा दिख रहा है, जिसे थाली में रख दिया हो। और हालत माने हिल रहा है, क्योंकि पारा भी जब गिर जाता है तो बूंद के रूप में हिलता रहता है। और जो पारावार है, जो कि समुद्र है, उसमें भी क्या आती रहती हैं? लहरें आती रहती हैं, तो हिलता रहता है। तो वो कह रहे हैं जो समुद्र है वो भी थाले में पारे की बूंद की तरह दिखाई दे रहा है। ऐसे शिवाजी की महिमा है, ऐसे शिवाजी की विशाल सेना है। उस विशाल सेना के सामने सूरज तारे की तरह हो गया है और समुद्र पारे की तरह हो गया है। समुद्र कैसा हो गया है? थाली में पारे की तरह हो गया है। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? यदि आज ये समझ में आ गई है तो हम कल कवि भूषण के और कवित्व पढ़ लेंगे। आज मैंने आपको भूषण के बारे में थोड़ी जानकारी भी दी, जो कल रह गई थी, काव्यगत विशेषता की जो बची रह गई थी वो बताई। और इस उदाहरण के द्वारा मैंने सिद्ध किया कि इसमें कवित्व छंद है। मैंने सिद्ध किया कि इसमें अनुप्रास, इसमें उत्प्रेक्षा, इसमें उपमा, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। बताया मैंने, अभी तो यहाँ मैंने नाम बताए थे, अब आपको सिद्ध भी कर दिया कि इसमें ये है। ब्रजभाषा भी हमने देख ली और हमने ये भी देख ली कि शिवाजी का किस तरीके से उन्होंने वीरता का वर्णन किया है। हमने ये भी देख लिया कि इसमें वीर रस है। हमने ये भी देख लिया कि भाषा में ओज का गुण है। क्लियर? समझ में आ गया? तो एक इसका की व्याख्या आप करके लेकर आएंगे। व्याख्या का तरीका क्या है? सबसे पहले संकेत सूत्र,
देन संदर्भ, संदर्भ में 3 चीज आती हैं, कवि का नाम आएगा, कवि की पुस्तक का नाम आएगा और कहाँ से लिया गया है, फिर आएगा प्रसंग, प्रसंग मतलब इसमें क्या बताया गया है कि महाराजा शिवाजी के जोश और उनकी विशाल सेना का वर्णन किया गया है, फिर पूरा वाक्य काव्यात्मक टिप्पणी लिख देंगे जिसमें पूरे भावार्थ वगैरह लिख देंगे और फिर काव्य की विशेषता में ये सारी बातें लिख देंगे जो मैंने बताई है, क्या भाषा है, क्या छंद है, क्या अलंकार है, कौन सा रस है और क्या विषय वस्तु है। क्लियर? तो कल मैं आपकी व्याख्या चेक करूंगी आप कैसे लिख के रखते हैं। ओके।